नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर राशि अग्रवाल है और मेरे साथ में है डॉक्टर मधु गुप्ता। डॉक्टर मधु गुप्ता सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है गाजियाबाद में और उनका एक ट्रस्ट है ब्यूटीफुल टुमारो, जिसमें बहुत सारा वो कैंसर पेशेंट्स के लिए काम करती हैं। डॉक्टर मधु नमस्ते। नमस्ते। और मेरे साथ में है डॉक्टर अनीता शर्मा। डॉक्टर अनीता शर्मा सीनियर डायरेक्टर है मैक्स ग्रुप में, मैक्स साकेत में, मैक्स वैशाली में सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैम आपका स्वागत है। नमस्ते मैम। नमस्ते। और मेरे साथ है डॉक्टर सीमा सहगल। डॉक्टर सीमा सहगल भी गाजियाबाद में सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। मैम बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स में काम करती हैं। और मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। तो जैसा हम सबको पता है कि ये जो सितंबर का महीना है, इसको यूट्राइन कैंसर अवेयरनेस मंथ के रूप में जाना जाता है। तो आज जो हम बात करेंगे वो यूट्राइन कैंसर अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे। और मेरे साथ में है एनसी इब्राहिम जी, जो कि मेडिकल क्रिब से संबंधित है। और ये जो मेडिकल क्रिब है, ना कि कैंसर बल्कि और सभी जितनी भी बीमारियां होती हैं उसके बारे में लोगों को जागरूक करने का काम करती है। तो जो आज की ये टॉक है, इतने सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट के साथ में है और इसमें कैंसर रोग विशेषज्ञ भी हैं। साथ में हम सबका मिलने का यही उद्देश्य है, जुड़ने का यही उद्देश्य है कि हम सब आपको कैंसर के बारे में बता सकें। तो मेरा सबसे पहला जो प्रश्न है वो डॉक्टर मधु गुप्ता से ही है। डॉक्टर मधु, ये यूट्राइन कैंसर क्या होता है? थैंक यू राशि फॉर इनवाइटिंग मी ओवर और मेरे को इस पैनल में सम्मिलित करने के लिए। आप सबको मेरा नमस्कार। एंड यूट्रस एक नाशपाती की तरह आकार का एक ऑर्गन है जो कि पेशाब की नली और पॉटी के रास्ते के बीच में स्थित होता है। और इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक इसे कहते हैं बॉडी ऑफ द यूट्रस और एक होता है सर्विक्स ऑफ माउथ ऑफ द यूट्रस। माउथ ऑफ द यूट्रस है, उसको सर्विक्स भी कहते हैं अंग्रेजी में। और जो आज हम डील करेंगे वो बॉडी ऑफ द यूट्रस से ही डील करेंगे। बॉडी ऑफ द यूट्रस में 3 तह होती हैं। एक अंदर की तह होती है जिसे कहते हैं एंडोमेट्रियम, जो हर महीने मासिक के समय में झड़ती है और ये ब्लड के रूप में बाहर निकल जाती है। और ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अंडाशय में जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो इसका बनना और कितनी मोटी होती है कितनी पतली होती है उसके इन्फ्लुएंस में रहता है। बीच की लेयर होती है मायोमीट्रियम, जो कि काफी मोटी होती है, जो मसल से बनी होती है। और तीसरी लेयर होती है जो पतली सी एक झिल्ली होती है जिसे कि सिरोसा कहते हैं। ये 3 लेयर हैं जो, और यूट्राइन कैंसर जो होता है सबसे ज्यादा ये अंदर की परत में होता है, जो कि मेंसेस की में झड़ती है और फिर बाद में बन जाती है। 99% ऑफ केसेस जो होते हैं वो इसमें होते हैं। और 1% केस है जो कि उसकी मसल वाली लेयर में होता है, जो सबसे मोटी होती है। तो ये बहुत एक महत्व ऑर्गन है। और इसका और क्या बताऊं इसके बारे में, और तो कुछ नहीं। बस मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। क्योंकि लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको लगता है यूट्रस कैंसर और सर्विक्स कैंसर सब चीजें एक जैसी हैं। तो हमें ये आपने बताया कि यूट्रस कैंसर अलग होता है और सर्विक्स कैंसर जो है वो अलग होता है। और अब अभी बात आती है कि यूट्रस कैंसर के बारे में बात क्यों कर रहे हैं हम। तो महिलाओं में होने वाला सबसे प्रमुख कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर। ये चीज हमारे देश भारत में भी ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है। उसके बाद सर्विक्स कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, फिर ओवरी कैंसर। आजकल यूट्रस का कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। अभी हम आगे और बात करेंगे कि क्यों हम इसके बारे में और बात करना चाहते हैं। तो मेरा जो अगला प्रश्न है वो हमारी डॉक्टर सीमा सहगल से है कि डॉक्टर सीमा, हम यूट्रस कैंसर की बात कर रहे हैं। तो जैसा उन्होंने बताया मैम ने कि होता क्या है, अब क्या लक्षण होंगे कि लोगों को लगे, किसी महिला को लगे कि हमें जाना चाहिए डॉक्टर के पास? क्या लक्षण होते हैं इसके? First of all, thank you, Dr. Rashi, for inviting me for this esteemed panel discussion. So, Dr. Rashi, जैसा कि मधु मैम ने बताया, यूट्रस का कैंसर यानी कि गर्भाशय का कैंसर होता है। तो इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स हैं वो है एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग,
जो कि पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के फॉर्म में हो सकती है, यानी कि वो महिलाएं जिनको मेनोपॉज हो चुका है, जिनका मेंसेस स्टॉप हो चुका है, उनको फिर से ब्लीडिंग होने शुरू हो जाए, तो ये इसका मोस्ट कॉमन सिम्टम है। या फिर जो पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप में है, यानी कि मोर देन 40 इयर्स ऑफ एज, जिनका मेनोपॉज अभी नहीं हुआ है लेकिन उनको एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि बहुत हैवी पीरियड्स हो रहे हैं, या फिर पीरियड्स के बीच में स्पॉटिंग हो रही है, तो ये इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। बेसिकली यही रीजन है कि इन सिम्टम्स की वजह से इस कैंसर को हम जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं, और जल्दी डायग्नोज होने पर इसकी प्रोग्नोसिस बहुत अच्छी है, सर्वाइवल बहुत अच्छा है, और अगर बहुत जल्दी डायग्नोज हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से किया जा सकता है। तो यही रीजन है कि अगर किसी को इस तरह के सिम्टम्स हो रहे हैं तो उन्हें डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि इन सिम्टम्स में है तो कैंसर होगा ही। मोस्टली जैसे पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग में मोस्ट कॉमन कॉज एट्रोफी होता है, यानी कि हार्मोन्स की कमी होना, लेकिन कैंसर भी वन ऑफ द कॉजेज है। तो अगर ऐसा ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है मेनोपॉज के बाद, तो हम सारी महिलाओं को डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, ताकि हम टेस्ट करके ये पता कर सके कि कैंसर है कि नहीं है। सिमिलरली जो हेवी पीरियड्स होते हैं मेनोपॉज से पहले, उसके भी कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि वो फाइब्रॉइड की वजह से हो सकता है, जिसको रसोली कहते हैं आम भाषा में, एडिनोमायोसिस की वजह से हो सकता है, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं, लेकिन कैंसर भी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉजेज है। तो इसीलिए अपने आप को टेस्ट करवाना, इवेलुएट करवाना इन सिम्टम्स में बहुत जरूरी है। थैंक यू डॉक्टर सीमा, आपने बहुत अच्छी तरह बताया कि एक पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग मतलब ब्लीडिंग होना एक लक्षण है, डरिए नहीं, उसके बहुत और भी कारण होते हैं। बस एक बार एक अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, क्योंकि कई बार अक्सर हम लोग को ओपीडी में सुनने में आता है, क्योंकि मेरी किसी फ्रेंड को या फिर मेरे किसी रिलेटिव को भी ऐसा हो रहा था, तो हमें लगा कि महीना बंद होने वाला है, ऐसा तो होता ही है, अगर एक दो बार धब्बे आ गए तो कोई बात नहीं है, तो हमने ध्यान नहीं दिया। आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी कि अभी थोड़ी दिनों बाद कानपुर से एक पेशेंट आई थी, उनको ये प्रॉब्लम मतलब 1 साल पहले शुरू हुई थी। 1 साल पहले उनको 60 साल की उम्र के बाद कुछ धब्बे से आए थे। उसके बाद उनको यही बोला गया कि पहले आप कुछ टेस्ट कराइए, तो वो थोड़ा सा डर गई और चली गई। तो ये धब्बे बस एक बार होने के बाद उनको फिर थोड़ा सा दर्द शुरू हो गया नीचे वाले हिस्से में, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब 1 साल के बाद जब दोबारा शुरू हुआ, तब वो आई, और इस समय उनका ट्यूमर का साइज भी 9 सेंटीमीटर है और फेफड़ों तक फैल चुका है। तो इसीलिए आपको डॉक्टर के पास जाना जरूर चाहिए, पहले से डर के बैठने से तो नहीं होगा। इन सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेकिन ये भी दिमाग में रखना चाहिए कि कैंसर ही एक कारण नहीं है, और भी बहुत कारण है, तो डरने की कोई बात नहीं। बिल्कुल। अब हमारी सीनियर डायरेक्टर डॉक्टर अनीता शर्मा, उनसे मैं पूछना चाहूंगी, हम लोग इतनी बात कर रहे हैं तो सबके मन में सवाल आ ही रहा होगा कि भाई कारण क्या है, क्यों हो जाता है, रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? तो जैसे कि हम बात कर ही रहे थे कि कैंसर ऑफ यूट्रस ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक कैंसर है, क्योंकि इसको अगर हमने जल्दी पकड़ लिया तो उसका जल्दी निदान हो सकता है, और ये ऐसा कैंसर जो पूर्णतः क्योर हो सकता है। बाकी कैंसर्स में ऐसा नहीं होता है, इसमें बस यही है अर्ली डिटेक्शन। अब ये है कि कौन सी विमेन लाइकली हैं, किसको ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है, तो जिनका वेट ज्यादा है, जिनको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है और इरेगुलर ब्लीडिंग है, ये हाई रिस्क पर है। इसका ये मतलब इनको कैंसर होगा ही होगा, पर अगर इनको ऐसा कोई भी सिम्टम हो, उनको एक्स्ट्रा केयरफुल होना आवश्यक है। उनको तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ये बेसिकली हार्मोन्स की ही वजह से होता है, ये ज्यादातर पोस्ट मेनोपॉजल विमेन में होता है, और ऐसी लेडीज को बिल्कुल भी इस चीज को इग्नोर नहीं करना है। इनफैक्ट जो डॉक्टर राशि ने अभी बोला था कि वो कहते अरे बंद होने वाला होगा तो ऐसा होगा, ये रोज हमें सुनने में आता है। बंद होते समय पीरियड कम होगा, कभी अधिक नहीं होगा। मेनोपॉज में क्या लिखा है? पॉज माने रुकना। तो कम होने लगे आपका पीरियड, कोई चिंता के विषय नहीं है, पर अगर ज्यादा हो रहा है प्लीज गो एंड मीट योर डॉक्टर। ये बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। और अगर साथ में आप डायबिटिक भी हैं, हाइपरटेंसिव भी हैं, बहुत वेट भी ज्यादा है, तब तो बहुत ही सीरियसली लेने वाली बात है। बिल्कुल। तो डॉक्टर अनीता ने इतने मतलब अच्छी तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दी कि ये कैंसर क्योर हो जाता है। ये स्टेज 1 में इसके क्योर होने के 95% चांसेस हैं।
तो मतलब सोचिए कि अभी जैसे डॉक्टर मधु ने बताया था कि बहुत सारे कैंसर तो इंडोमेट्रियम मतलब नीचे की लेयर से ही अराइज होते हैं, कुछ जो होते हैं वो मायोमेट्रियम बीच की मसल की लेयर से अराइज होते हैं। तो 95% जो होते हैं इंडोमेट्राइड कार्सिनोमा होंगे, और वो भी सोचिए कि लोग पूछते ना डॉक्टर साहब गारंटी है ठीक होने की, क्या हम ठीक हो जाएंगे? तो इस वाले कैंसर में हम लोग कितने आराम से मतलब एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर विशेषज्ञ मैं बता सकती हूँ कि जैसा डॉक्टर अनीता ने भी कहा, डॉक्टर मधु ने भी, डॉक्टर सीमा भी, अगर सर्जरी ये लोग करते हैं रेडिकल सर्जरी के बाद स्टेज 1 में 95% पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर मधु, जो रिस्क फैक्टर है मैम उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी आप, और क्या कारण हो सकते हैं जो मैडम ने बताया उसके अलावा? इसमें सबसे बड़ा कारण एक और भी है, जैसे कि डॉक्टर अनीता ने बताया कि एज तो है, एज इज अ मेन फैक्टर कि 60 इयर्स के ऊपर चांसेस गोज अप टू अबाउट 20 to 25%। एक जेनेटिक भी है इसमें। इसे अगर देखा जाए तो घर में एक लिंच सिंड्रोम करके कहा जाता है, जिसमें कि अगर घर में किसी की हिस्ट्री है कोलन कैंसर की या यूट्राइन कैंसर की, तो ये चांसेस हैं कि किसी को हो सकता है परिवार को, या जिसको यूट्राइन कैंसर हुआ है उसको कोलन कैंसर भी हो सकता है। और ये ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर, ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन, ये संबंधित है, इसे कहते हैं लिंच सिंड्रोम। तो इसकी जेनेटिक टेस्टिंग जरूर होनी चाहिए। तो अगर किसी को घर में जैसे पारिवारिक, ये कहते हैं यूट्राइन कैंसर जनरेशनांतर चला जाता है, जनरेशन स्किप भी हो जाती है बीच में, पर अगर माँ को हुआ है तो हो सकता है बेटी को हो जाए, 3 बेटियों में से एक को हो जाए। और अगर किसी को कोलन कैंसर हुआ है तो उसको यूट्राइन कैंसर भी हो सकता है। तो अगर किसी को हिस्ट्री है घर में यूट्राइन कैंसर की या कोलन कैंसर की, तो वो कोलोनोस्कोपी जरूर कराए 50 इयर्स के बाद में, अगर हिस्ट्री किसी को हुआ है यूट्राइन कैंसर। और जिसको कोलन कैंसर हुआ है दे शुड बी वेरी कॉशियस कि अपनी जो अल्ट्रासाउंड है जरूर कराएं आफ्टर 40 to 45 इयर्स ऑफ एज रेगुलरली, मीनोपॉज के बाद। और थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम पे ध्यान रखें कि वो मोटी है, पतली है, कितनी है। तो यही एक रिस्क, सबसे बड़ी रिस्क है जेनेटिक रिस्क। बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने, और भी चीजों को आपने बताया वो इसका जेनेटिक फैक्टर, क्योंकि अब बहुत लोग पूछते हैं कि मेरी फैमिली में हुआ है तो कितना रिस्क है मेरे बच्चों को होने का या परिवार में किसी अन्य सदस्य को होने का। अब मैं मतलब डॉक्टर सीमा से ये पूछना चाहूंगी, क्या कोई तरीका है कि हम रिस्क फैक्टर कम कर सकें, रिस्क को कम कर सके, कोई तरीका है क्या इस कैंसर के? हाँ बिल्कुल डॉक्टर राशि, जैसे कि मैम ने बताया, डॉक्टर मधु ने भी, डॉक्टर अनीता ने भी, कि इसका जो मेन कॉज तो हमें पता नहीं है, मगर देयर आर सर्टेन रिस्क फैक्टर्स जिसकी वजह से ये बढ़ सकता है, जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का बढ़ना। तो बहुत सारी कंडीशंस, नॉर्मली क्या होता है, एक फीमेल की बॉडी में हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर महीने 2 तरह के इंपॉर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। उन दोनों का बैलेंस होता है जो कि यूट्रस की लाइनिंग को, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। पर किसी वजह से अगर एस्ट्रोजन हार्मोन ज्यादा हो जाए जो कि प्रोजेस्टेरोन से बैलेंस नहीं हो पाता, तो वो एंडोमेट्रियल कैंसर कर सकता है, यानी कि यूट्रस का कैंसर कर सकता है। तो रिस्क फैक्टर्स जो वो ही हैं जो कि एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ाते हैं, जैसे कि पीसीओडी एक इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन बढ़ता है। जैसे मैम ने बताया ओबेसिटी यानी कि मोटापा, और अगर किसी ने एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी ली है मेनोपॉज के बाद, वो भी कर सकता है कैंसर। या फिर किसी को अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ है पहले, तो एक टेमोक्सिफेन ड्रग होती है, तो उससे भी ये कैंसर हो सकता है। उसके अलावा अगर किसी का अर्ली मेनार्की यानी कि पीरियड्स बहुत जल्दी एज में शुरू हो गए या फिर बहुत लेट तक रहे, तो जितने नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एज ड्यूरिंग लाइफ टाइम होते हैं उतना ज्यादा रिस्क होता है। तो उसके अलावा डाइटरी पैटर्न्स भी, बहुत हाई फैट डाइट लेने से जो कि ओबेसिटी करेगा, विच इन टर्न विल कॉज कैंसर। तो फैक्टर्स जो कि हम मॉडिफाई कर सकते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ओबेसिटी, तो हमारे को वेट कंट्रोल करके रखना बहुत जरूरी है। गुड हेल्दी डाइट जो हम कर सकते हैं, जिससे कि नॉट ओनली यूट्रस कैंसर, बाकी सारे कैंसर को भी वो रिस्क कम करता है। उसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि अगर एक फीमेल प्रेग्नेंट, नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज जितनी ज्यादा होती हैं उतना रिस्क फैक्टर कम हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होता है।
और जो बर्थ कंट्रोल पिल्स होती हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स भी लेने से भी रिस्क ऑफ यूट्राइन कैंसर कम हो जाता है। तो अगर आप जितना ज्यादा लंबे समय तक लेते हैं उतना ज्यादा रिस्क यूट्रस कैंसर का कम हो जाता है। तो अगर ऐसे हम इसकी बात करें कि हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है अपना वेट कम करना, अच्छी डाइट लेना। और अगर किसी को पीसीओडी है तो रिस्क ज्यादा तब हो जाता है जब आपको 3 से 4 महीने से ज्यादा आपके पीरियड्स के बीच में गैप हो रहा है। तो अगर पीसीओडी है और पीरियड्स इरेगुलर है तो वी हैव टू मेक श्योर कि आपके पीरियड्स एटलीस्ट एवरी 3 मंथ्स आते रहें, नहीं तो आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो होती है वो थिक हो जाती है, जिससे कि ये कैंसर हो सकता है। तो ये है फैक्टर्स जो हम जिस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क। ठीक है डॉक्टर सीमा, आपने बहुत अच्छी तरह बहुत डिटेल में बताया। अब मेरा क्वेश्चन डॉक्टर नीता से, हम लोग अपने प्रोग्राम के एंड की तरफ पे ही आ गए हैं कि ये डॉक्टर नीता बहुत सारी बातें हो गई। अब हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सब लोग थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उनको समराइज करें। मैम, आप क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आप हमारे व्यूअर्स उनको बताना चाहें? हाँ, तो एक तो नंबर 1, कभी भी मेनोपॉज के उपरांत अगर किसी भी लेडी को ब्लीडिंग हो, कम हो, ज्यादा हो, वजाइनल डिस्चार्ज ज्यादा हो, तो इसको बहुत सीरियसली लेना है, डॉक्टर के पास जाना है। और वो 2 ही जांचें बताते हैं, एक पैप स्मीयर और एक अल्ट्रासाउंड TVS, तो वो कराना है। सो मेनी टाइम डॉक्टर के पास चले गए, फिर हमने टेस्ट नहीं कराया। तो ये अपने में अवेयरनेस रखनी है कि हाँ, किसी को भी कैंसर हो सकता है। अच्छा, अगर आप पेशेंट से बोलो तो उनको बुरा भी लग जाता है, आपने सोचा कैसे कि कैंसर है। तो ये वाली बात अपने मन में, जहन में हर किसी की होनी चाहिए, हाउ टू प्रिवेंट कैंसर। और अगर कुछ भी सिम्टम है, दैट हैज टू बी टेकन सीरियसली, डॉक्टर के पास जाना है। और डॉक्टर जो 1-2 टेस्ट बताएं, कोई इसमें ज्यादा टेस्ट नहीं होते हैं, वो जरूर कराएं। और एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट होता है, जैसे आजकल बताया जाता है कि हर स्त्री को 3 साल में एक बार पैप स्मीयर करा लेना चाहिए, साल में एक बार वजाइनल अल्ट्रासाउंड करा लेना चाहिए। तो आप भले ही हेल्दी होंगे, बट देयर इज नो हार्म कि एक बार आप ये चेकअप्स कराते चलें। सो एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट भी होता है जिसपे काम करना आवश्यक है। अच्छा, नहीं, दैट इज ट्रांसवेजाइनली, उसमें आप जब वेजाइनल अल्ट्रासाउंड करेंगे तो उसमें आपको यूट्रस बहुत अच्छे से दिखेगा, ओवरी सब कुछ दिखेंगी। और ओवरी की जो अंदर जो यूट्रस है उसकी अंदर की लेयर की माप करेंगे आपकी कितनी है। अगर मीनोपॉज में नॉर्मली जिसको महीना बंद हो गया है उसे मीनोपॉज कहते हैं, तो उसमें अगर अंदर की झिल्ली मापेंगे तो 5 से 6 मिलीमीटर से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। अगर झिल्ली जो है 5 से 6 मिलीमीटर से ज्यादा की है तो इसको इग्नोर ना करें। और अगर डॉक्टर सलाह देता है कि इसकी बायोप्सी कर ली जाए तो वो बायोप्सी जरूर कर लेनी चाहिए। और एक जो डॉक्टर अनीता ने बताया था कि हम, जैसे आपने पूछा था कि जैसे हमारी उम्र हो रही है, हम मीनोपॉज को अप्रोच कर रहे हैं, तो हमें क्या क्या टेस्ट कराने चाहिए। तो पैप स्मीयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है, पैप स्मीयर में हमें एंडोमेट्रियल सेल्स दिख जाते हैं या एबनॉर्मल ग्लैंडुलर सेल्स दिख जाते हैं, तो वो भी एक दैट इज वेरी रेयर, बट पैप स्मीयर बहुत इंपॉर्टेंट है कराना। उसमें अगर एबनॉर्मल ग्लैंडुलर सेल्स दिख गए या एंडोमेट्रियल सेल्स दिख गए तो उसको हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। एंड थर्ड वो है कि एक हेल्थ चेकअप। मैंने देखा है कि हमारे पास 50 साल की औरतें आती हैं, उन्होंने कभी हेल्थ चेकअप ही नहीं कराया होता। तो एक संदेश ये भी है कि जब आप 40 इयर्स के हो जाते हैं तो एक कंप्लीट हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए। नॉर्मली डायबिटीज जो होती है वो इग्नोर हो जाती है और लास्ट मोमेंट में आती है जब खुजली होनी शुरू हो जाती है, मोटापा बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए हमारे पास बेसिक इन्वेस्टिगेशन, एवरी वुमेन शुड गेट अ हेल्थ चेकअप डन। एटलीस्ट 40 साल की उम्र तक सब औरतों को हेल्थ चेकअप करनी चाहिए। अगर किसी का हिस्ट्री ऑफ कोलन कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है तो 50 या 60 साल की उम्र में एक कोलोनोस्कोपी जरूर होनी चाहिए, अंदर से आंतों की जांच, जिससे कि हम आंतों का कैंसर को एक्सक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि बच्चेदानी का कैंसर और कोलन कैंसर साथ साथ चलता है। तो ये मेरा संदेश ये है कि ये सब टेस्ट हर औरत को जरूर कराने चाहिए, हर महिला को। थैंक यू जी। डॉक्टर सीमा, आप आखिरी में क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि एक बार मैं फिर से यही रिपीट करना चाहती हूँ कि यूट्रस कैंसर यूएस में होने वाला लेडीज में चौथा प्रमुख कैंसर है। और हमें लगता है कि अपने हम हेल्थ के मामले में यूएस को फॉलो कर रहे हैं। यूएस में जैसे पहले ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन था, अब हमारे भारत में भी, हमारे देश में भी ब्रेस्ट कैंसर होने लगा। और ये सारी लाइफ स्टाइल डिजीजेस ज्यादा कही जाती हैं। जो हमारा लाइफ स्टाइल, जो हमारा जीने का तरीका है,
वो हमारा जो ये यूएस का जो पैटर्न हम लोग फॉलो करने लगे हैं, उसमें उसकी वजह से ये कैंसर हमारे देश में भी बहुत ज्यादा होने लगे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं होगा जब हमारे यहाँ अभी, ऑल्दो अभी जो यूट्रस का कैंसर है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कम होता है, वो होने की संभावना बहुत होगी। और जिसका भी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि इसके ठीक होने के, क्योर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत जल्दी डायग्नोज हो जाता है। तो डॉक्टर सीमा आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही कहा डॉक्टर राशि आपने। पहले इस कैंसर को वेस्टर्न कंट्रीज का ही कैंसर समझा जाता था कि वहीं होता है, लेकिन आजकल इंडिया में भी काफी कॉमन हो गया और अब स्टिल इट इज ऑन द राइज। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे पहले ही हमने डिस्कस किए कि बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम पहले ही मॉडिफाई कर सकते हैं, जिससे हमारा रिस्क कम हो सकता है। दूसरा, ये कैंसर ऐसा कैंसर है कि जिसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से हम इसको जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू नो। हमारा भी ये ड्यूटी बनती है कि हम सबको इसके लिए अवेयर कराएं कि क्या वो सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से अगर वो होते हैं तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि अगर किसी को पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग है, इरेगुलर ब्लीडिंग है, स्पेशली आफ्टर द एज ऑफ 40 इयर्स हेवी ब्लीडिंग है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। क्योंकि अगर ऐसे सिम्टम्स है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर कैंसर है भी तो हम उसको बहुत जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं। और बहुत अर्ली स्टेज पर डायग्नोज अगर ये हो जाता है तो इसका इलाज पूरी तरह से संभव है और सिर्फ सर्जरी के द्वारा भी संभव है, जिसमें आगे आपको कोई सिकाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और कभी कभी इसका एक प्री कैंसरस स्टेज भी होता है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, जिसमें कि कैंसर बना ही नहीं है। तो अगर उस स्टेज पे डायग्नोज हो जाता है तो बहुत सिंपल सर्जरी से या फिर कभी कभी तो सिर्फ मेडिसिन से ही ये क्योर हो जाता है, जिससे मतलब आपका कैंसर बनेगा ही नहीं। तो इसलिए इस कैंसर में बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जो हम ले सकते हैं जिससे ये ना हो, और अगर हो भी तो अर्ली स्टेज पर हो जाए डायग्नोस। थैंक यू सो मच डॉक्टर सीमा। तो अब मैं अपने पैनलिस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। डॉक्टर मधु गुप्ता सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं और आप समझ भी गए होंगे वो कैंसर को रोकने के लिए कितना ज्यादा वो काम करती हैं कि हम लोगों को भी इतनी अच्छी उन्होंने जानकारी दी। मैं डॉक्टर सीमा सहगल को भी बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने बहुत मतलब होता है ना इजी वे, सिंपल तरीके से आपने सारे कारण और प्रिवेंशन सब समझा दिए। और डॉक्टर अनीता शर्मा को भी देखिए सब लोग कितना टाइम निकाल के आए हैं, है ना, तो वो उनको भी मैं बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। साथ में मेडिकल क्रिप की तरफ से मेडिकल क्रिप को भी थैंक यू करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम लोगों को बहुत ही सहयोग किया कि हम ये वीडियो बना करके आप लोगों तक ये जानकारी दे सकें। तो मैं डॉक्टर राशि अग्रवाल, कैंसर स्पेशलिस्ट, आप सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ। आपकी जो भी क्वेश्चन हो, जो भी क्वेरी हो, आप सकते हैं, जिनके जवाब आपको जितना हम लोगों को पता है उसके हिसाब से जरूर दिए जाएंगे। तो जानकारी रखें, जानकार रहें और कैंसर से बचे रहें। आप सबको धन्यवाद। थैंक यू।